सबसे पहले आज की तमाम जरूरी खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज तक का ई एजेंडा, देश का सबसे बड़ा डिजिटल मंच। और आज देश के 16 मुख्यमंत्रियों ने ई एजेंडा पर अपनी लॉकडाउन रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। देश के अलग अलग राज्य कैसे कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस काम में किस तरह की चुनौतियां और मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं, यह आज तक के ई एजेंडा के जरिए सामने आया। सोशल डिस्टेंसिंग हो या टेस्टिंग, मजदूरों की घर वापसी हो, उद्योगों पर लगा जंग हटाने की बात हो, तबलीगी जमात से संक्रमण फैलने का मुद्दा हो या लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति, देश के 16 मुख्यमंत्रियों ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। पूरे दिन चले सबसे बड़े डिजिटल कॉन्क्लेव का सार हम आपके सामने रखेंगे। चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आज 37,000 के पार हो गया है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2200 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। ये भारत में एक दिन में सामने आए नए मामलों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 200 से भी ज्यादा केस अकेले दिल्ली से हैं। दिल्ली में एक ही इमारत के 41 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इस नतीजे पर पूरा सिस्टम हैरान है। ये बेहद नाजुक समय है। संक्रमण कब कहां फैल जाएगा कोई नहीं कह सकता। वहीं पालघर में हुई मॉब लिंचिंग का एक आरोपी कोरोना संक्रमित निकला है और ऐसी आशंका है कि उसने दूसरे कई लोगों को संक्रमित कर दिया होगा, जिसके बाद 43 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी लिंचिंग का अपराध तो हुआ ही, इसके साथ ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए संक्रमण भी फैलाया गया। वहीं देश भर से कोरोना योद्धाओं पर किसी न किसी तरह के हमले की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। आज भी जालंधर से एक वीडियो आया है जो बताता है कि कुछ लोग अब भी लॉकडाउन के अनुशासन को किस तरह तोड़ रहे हैं और जब उन्हें कोई रोकता है तो वो कैसे कानून के रखवालों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। कोरोना के संकट और लॉकडाउन में ऐसी तस्वीरें देश को चिंता में डालती हैं। पूरे भारत के लिए कल का दिन कोरोना योद्धाओं के सम्मान का दिन है। कल आर्मी किस तरह कोरोना योद्धाओं पर, अस्पतालों पर आसमान से फूल बरसाएगी और समुद्र में रोशनी करेगी, इसके पूरे डिटेल्स हम आपको आगे बताएंगे। कोरोना की महामारी में उत्साह बढ़ाने के लिए जब सुखोई, जगुआर, मिग और C-130 जैसे विमान और तमाम हेलीकॉप्टर आसमान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए उड़ेंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। इस दौर में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि लॉकडाउन में बंद हुई फैक्ट्रियों को रीस्टार्ट करने का मंत्र क्या है। मजदूरों का वापस घर जाना ही इस परिस्थिति का इलाज है या फिर फैक्ट्रियों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उत्पादन शुरू करना ठीक रहेगा। हमने लॉकडाउन में कामकाज को रीस्टार्ट करने के सूत्र योग गुरु रामदेव की फैक्ट्री में जाकर ढूंढे हैं और ये समझने की कोशिश की है कि फैक्ट्रियों में कामकाज को जमीनी स्तर पर कैसे शुरू किया जा सकता है, इसमें किस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं और मजदूर काम करते हुए कोरोना से खुद को कैसे बचा सकते हैं। इस पर आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। और एक चिंताजनक खबर यह है कि कोरोना संकट ने सिर्फ कुछ महीनों में दुनिया की 20 साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दिया है। दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग, इन लोगों पर गरीबी का खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1998 के बाद पहली बार गरीबी दर बढ़ सकती है और दक्षिण एशिया के देश 40 साल में सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2020 के अंत तक पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोग गरीबों में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज तक के ई एजेंडा में सामने आई भारत के 16 मुख्यमंत्रियों की लॉकडाउन की रणनीति की बात करते हैं। देश के अलग अलग राज्य कैसे कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं और इस काम में किस तरह की चुनौतियां और मुश्किलें आ रही हैं, ये आज तक के ई एजेंडा के जरिए पूरे देश ने देखा। सोशल डिस्टेंसिंग हो या टेस्टिंग, मजदूरों की घर वापसी हो, तबलीगी जमात से संक्रमण फैलने का मुद्दा हो या लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति तैयारी, देश के 16 मुख्यमंत्रियों ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। पूरे दिन चले इस सबसे बड़े डिजिटल कॉन्क्लेव में तमाम मुख्यमंत्रियों ने सबसे ज्यादा फोकस 3 मुद्दों पर रखा। पहला था लॉकडाउन के पालन और संक्रमण को रोकने से जुड़ी रणनीति और इससे जुड़ी राजनीति। दूसरा था संक्रमण फैलने के तमाम कारण और तबलीगी जमात की संक्रमण फैलने में भूमिका।
और तीसरा मुद्दा था मजदूरों की घर वापसी और उनकी आर्थिक सुरक्षा। सबसे पहले यह देखिए कि लॉकडाउन को लेकर आपके राज्य के मुख्यमंत्रियों की बड़ी बातें क्या हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मांग की है कि केंद्र पूरी दिल्ली को रेड जोन में नहीं रखे। जिस इलाके में मरीज मिले सिर्फ उसे ही सील करे, दूसरी जगहों को नहीं सील किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नांदेड़ मामले में जानकारी महाराष्ट्र ने छिपाई है। ये बहुत ही संगीन आरोप हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक हफ्ते में कोरोना टेस्टिंग में वो नंबर 1 होंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के हालात को लेकर सफाई दी है और अपना प्लान बताया है। कुछ मुख्यमंत्री इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अब तो कोरोना के साथ ही जिंदगी जीना सीखना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा इन्होंने रेड घोषित कर दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। इस वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो अभी कल ऑर्डर आया है, इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इन्होंने कहा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 केस हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रेड जोन है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 50 गांव हैं, एक गांव के अंदर 40 केस आ गए। अब बाकी सारे गांव को रेड क्यों कर दिया हम लोगों ने? उनकी तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उनकी तो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। अगर हम जहां पे वो गांव था उस गांव को ही अगर हम सील कर देते, जैसे आज हमारी एक बिल्डिंग में कापसहेड़ा में एक बिल्डिंग में 41 केस निकले हैं, उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं ना, उस बेसिस पे पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील करने का मुझे लगता है कि वो निर्णय थोड़ा सही नहीं है, जिसको और सोच विचार करने की जरूरत है। हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नांदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। आई मीन अगर ये लड़ाई को हमने मुल्क की लड़ाई बनानी है और है मुल्क की लड़ाई, तो सबको एक साथ उनको एक लड़ना पड़ेगा। हरियाणा को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, अपने हैदराबाद को और हम पंजाब के या हिमाचल एक साथ लड़ेंगे, एक साथ इसको लड़ाई बनाएंगे, तब ये बनेगी बात। कोरोना से जुड़े हुए जो मामले आ रहे हैं, हमारे पास लगभग 75 से 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, और इसके लिए हमारी पूरी निर्भरता टेस्ट पर निर्भर करती है। अगर हमने जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट हैं या फिर जहां भी कोई संदिग्ध है, समय से उनका टेस्ट करके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में और फिर उसके बाद आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने का कार्य कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम इसको स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां पहले जो कोरोना के से जुड़े हुए मामले थे उसकी टेस्टिंग की केवल 50 टेस्ट प्रतिदिन हम कर सकते थे, और आज हमारे पास यह संख्या लगभग 5000 प्रतिदिन की हो चुकी है, और हम इसकी संख्या को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला राज्य पहला यूपी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफी हद तक आज मैं ये कह सकता हूं कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार होगी, चाहे उत्तराखंड की सरकार होगी, गंगा निश्चित रूप से निर्मल होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उसके साथ जनता जुड़ चुकी है। तमाम जो इस तरह के नाले थे, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था जो गंगा जी में जाता था, आज तमाम नाले टेप किए गए हैं, और जो टेप नहीं हुए हैं उनको टेप करने की प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित रूप से गंगा निर्मल होगी और अविरल भी होगी। 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था और इंदौर जैसे शहरों में फैल गया था। पॉजिटिव केसेस जबलपुर में भी थे, भोपाल में भी थे, और इसलिए आते ही 10 बजे सबसे पहले मैंने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए
पहली बैठक का आयोजन किया। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा, वैश्विक बीमारी है, सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने ना कोई सिस्टम बनाया था, ना कोई व्यवस्थाएं की थी। यहां तक कि टेस्टिंग लैब केवल एक थी जिसमें 7 टेस्ट होते थे। हमने सारी व्यवस्थाएं बनाई, वो सरकार तो आईफा के आयोजन की तैयारियों में जरूर लगी रही थी, उनने कोई व्यवस्थाएं की नहीं थी। देखिए, मुख्यमंत्री होता है, जिस क्षण तक वो पद पर है अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता, तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा, और उस वक्त में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिगड़ा हुआ था। मैं अपना स्टेट का भी आपको एग्जांपल देता हूँ। कोरोना वायरस पहुंचने से पहले हमारा यहाँ पे राज्य में एक वेंटिलेटर तक नहीं था। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड पार्ट फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अभी तक हमने उसके बाद में पूरा 10 वेंटिलेटर रेडी कर दिया है। अनदर 5 डिस्ट्रिक्ट में भी वेंटिलेटर हम लोग अभी 1-2 हफ्ता में रेडी हो जाएगा, और 50 वेंटिलेटर और अभी 15 दिन में लग जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करता, तो देखिए हर एक राज्य में उतना वेंटिलेटर्स शायद मुश्किल ही था, और आज देखिए सब राज्य के पास में कैपेबिलिटी आ गया है वेंटिलेटर्स का। तो सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज नियम कानून से चलेगा, और इसको लेकर आज के इस संक्रमण में भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी समन्वय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे केंद्र सरकार ने जहां ग्रीन जोन कहा है, ग्रीन जोन में सारी एक्टिविटीज इन लोगों ने खोल दी है, और लगभग आप जिस तरीके से आप हमारे मजदूर आएंगे, हो सकता है कोई संक्रमित होकर आएंगे, तो वो आप ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि चुनौती हमारी अब मजदूर आने के बाद होगी। आज तक के ई एजेंडा के मंच पर आए ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की जुबान पर तबलीगी जमात का नाम आया। तमाम मुख्यमंत्रियों ने कोरोना फैलने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। देखिए, बीमारी होना एक विषय है, बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है, और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते, तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया, उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है, और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी। अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने, यहां बेरोक-टोक मरकज के लोगों ने यहां काफी, अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुले आम मिलते गए। हमको जब निजामुद्दीन मरकज से खबर मिली थी, वहां पर जो एजेंसी से हमको खबर मिली थी कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे, तो जब हमने उस पर कार्रवाई की तो ये 1435 लोग निकले। 1435 जी, और ये 1435 में से लगभग 300 के आसपास ये अन्य राज्यों में गए, उत्तराखंड के जो लोग थे, और बाकी सभी लोगों को हमने एक एक को चुन चुन कर और पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया। उनमें अगर संक्रमण था तो उनको अस्पतालों में भर्ती किया।
तबलीगी जमात ने मुश्किलें कितनी पैदा कर दी, खड़ी कर दी, इन मुख्यमंत्रियों की बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा। वहीं नोटिस पर नोटिस के बाद भी तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में भी साद दिल्ली की गलियों में कहीं गुम है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। क्राइम ब्रांच ने 2 रोज पहले ही साद को नोटिस भेजकर पूछा था कि साद ने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया है या फिर नहीं। अगर टेस्ट कराया है तो उसकी रिपोर्ट कहां है, मगर उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से क्या कुछ कहा गया, अब वो सुनिए। रेड जोन में तो खैर सारे बंदिश रहेंगे, पर जो ऑरेंज जोन होगा या जो ग्रीन जोन बन जाएगा या बना हुआ है, उसके अंदर भी कल की छूट देने के बावजूद भी आप निश्चिंत रहें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग और जो बंदिशें हैं वो तो अपनानी पड़ेगी सब जगह, उसी से काम चलेगा। और ये तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जब खत्म पूरा हो जाएगा तब भी जो स्थिति बन गई है उसमें हैबिट में डालना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए। ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। और ये लोगों को मैं अभी तो ग्रीन जोन में भी और ऑरेंज जोन में भी हम उसको मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। कल ही हमने मीटिंग करी है, तय किया है कि लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन में पूरी तरह ढील दे दी गई है। खाली इंडस्ट्री, दुकान खुल सके, इंडस्ट्री चल सके, वो छूट दी गई है। परंतु बाकी जो है बंदिश से, ये बाकी डिसिप्लिन है, चाहे वो मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के हो, चाहे हम लोग ने यहाँ तक किया भाई कि जो पान और जर्दा और गुटखे खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, वो भी कोरोना फैलाने का कारण बन सकता है। उसमें भी भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। इन तमाम बातों का मास्क लगाने का, ये तमाम मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा हम लोगों के साथ साथ में, क्योंकि ये इतनी खतरनाक महामारी है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते किसी भी रूप में इसके लिए। स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, विस्तार से जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। चूंकि लॉकडाउन 3 अब लागू होने वाला है और इसी के साथ अलग अलग राज्यों के लिए चुनौतियां भी खड़ी होने वाली हैं। उधर लॉकडाउन के बीच देश के तमाम राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। आज जयपुर से मजदूरों को लेकर चली ट्रेन पटना पहुंची। इसमें करीब 1200 मजदूर सवार थे। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई ट्रेनें रवाना की गई हैं। ये मजदूरों की घर वापसी एक्सप्रेस है, जो इस मुश्किल वक्त में देश के मजदूरों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है। मुफलिसी और भुखमरी की कगार पर पहुंचा मजदूरों का जत्था वापस अपनी जमीन पर लौटने लगा है और इसी के साथ घर से दूर लंबा और थका देने वाला बुरा दौर भी बीत गया। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन में दोपहर करीब 2 बजे ट्रेन की पहली झलक दिखी। इस ट्रेन पर 1187 प्रवासी मजदूर सवार थे। पिछले कई हफ्तों से जयपुर में फंसे हुए थे और आज पहली ट्रेन उन प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना पहुंच चुकी है। इस वक्त हम दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको दिखाएं, ये श्रमिक एक्सप्रेस है। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कल ही जयपुर से खुली थी और पटना पहुंच चुकी है। स्टेशन पर सरकारी अमला पहले से इंतजार कर रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तमाम मजदूरों को पास के रेल स्कूल में ले जाया गया, जहां वो पहले स्क्रीनिंग से गुजरेंगे। यहां से तमाम मजदूर अपने अपने गृह जिले के लिए भेजे जाएंगे, लेकिन किसी को अगले 21 दिन तक घर जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जो मजदूर आए उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाए और मेडिकल स्क्रीनिंग करके इनको पर्याप्त मात्रा में बसेस को लिया गया है और इन सभी बसेस को उनके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये अपने अपने प्रखंडों में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे और ब्लॉक्स में इनको 21 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के कई हिस्सों से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक से 839 मजदूरों के साथ एक ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। नासिक से भोपाल भी मजदूरों का जत्था पहुंचा है। राजस्थान के कोटा से एक ट्रेन रवाना किया गया है। केरल के अलुवा से भुवनेश्वर के लिए ट्रेन निकल चुकी है। वहीं तेलंगाना से मजदूरों को लेकर निकली ट्रेन रांची पहुंच गई है।
हैदराबाद प्लांट से वहाँ उसके बाद चले बैठे बताइए वहाँ से उसके बाद हम लोग का बस में बैठाया गया। अब कैसा फील हो रहा है घर पहुँच गया तो? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। कितने दिनों से फंसे हुए थे वहाँ पे? 3 महीने से फंसे। किस तरह की समस्याएं हो रही थी लॉकडाउन के दौरान? बहुत दिक्कत हुई और बहुत सारा कष्ट हुआ उधर रहने में। कैसे पहुँचे यहाँ? ये ट्रेन के बारे में कैसे पता चला? कैसे पहुँचे? वो अचानक से वहाँ की फोर्स आई और बताया। देखिए, हम लगातार मजदूरों को लेकर के और हमारे छात्र छात्राओं को लेकर के केंद्र सरकार के साथ हमारी संवाद चल रही थी कि हमें लोगों को लाने का अनुमति दिया जाए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मजदूर दिवस के दिन इतने बड़े संख्या में हम लोगों ने ट्रेनों से लोगों को लाया। सूरत से आज 3 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए रवाना होगी। वहीं दक्षिण से भी 5 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को साथ लेकर निकल गई है। सरकार और भी ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। घर से दूर, बेरोजगारी और दूसरों की मदद पर जी रहे मजदूरों के लिए ट्रेनों का चलना बड़ी राहत है। कामकाज और कमाई बंद होने के चलते इनके पास अपने घरों के लिए वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा शर्तों के साथ ही सही, लेकिन अब वो अपने घर लौट सकते हैं। पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रेन की छुक-छुक ने मजदूरों की धक-धक को थोड़ा कम करने का काम किया है। उधर खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर पूरे भारत की रक्षा करने में जुटे कोरोना योद्धाओं को भारतीय सेना ने सलाम किया है। आर्मी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसे पोस्ट करते हुए आर्मी ने लिखा है कि कोरोना वॉरियर्स को भारत सलाम करता है, उन पर राष्ट्र को गर्व है। ये बात आर्मी की भावनाओं का ट्रेलर है, लेकिन कल आर्मी कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ खास करने वाली है और अब उसी खास पल के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से कई जगहों से हमने कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाते हुए तस्वीरें देखी, लेकिन अब भारतीय सेना की ओर से कल क्या किया जाना है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। भारतीय वायुसेना कल यानी कि 3 मई को 2 फ्लाई पास्ट करेगी। एक फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक होगा, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच होगा। इनमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों ही शामिल होंगे। सुखोई 30, जिसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, MKI MiG-29 जैगुआर शामिल होंगे, जबकि C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल किया जाएगा। इसकी तैयारी की तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। शुक्रवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि फ्लाई पास्ट के दौरान उन अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे जो कोरोना वायरस के मरीजों का लगातार इलाज करने में लगे हुए हैं। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाकर उन्हें सम्मानित करने का ये पूरा का पूरा आयोजन चलेगा। और शाम 7:30 बजे से नौसेना भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अपने जंगी जहाजों पर रोशनी करेगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वायुसेना की क्या तैयारी है ये हमने आपको बता दी, लेकिन नौसेना जंगी जहाजों पर रोशनी करेगी और इस तरह से कोरोना वॉरियर्स को सम्मान अर्पित किया जाएगा। ये अपने आप में बेहद खास, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। सम्मान में जंगी जहाजों पर सायरन बजाए जाएंगे, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है और बाकायदा इसके लिए प्रैक्टिस की गई है। और फिर रोशनी का सिलसिला रात 12 बजे तक यूं ही चलता रहेगा। इसके साथ ही तीनों सेनाएं पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाएंगी। आर्मी लगभग अपने हर बड़े कमांड में कोविड अस्पतालों के पास बैंड परफॉर्मेंस भी देगी। इसके लिए खास तैयारियां चल रही हैं। कोरोना संकट के दौर में नौसेना खुद अपने जवानों के बीच संक्रमण फैलने से तो रोक ही रही है, साथ ही विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की तैयारी भी कर रही है। वाइस चीफ ऑफ नेवी वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने इन तमाम मुद्दों पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए। तीनों सेनाएं कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर मोर्चा ले रही हैं और अब साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसके सम्मान में फ्लाई पास्ट भी करेंगी, शिप पर लाइटिंग भी होगी। हमारे साथ एडमिरल जी अशोक कुमार हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त क्या हालात हैं, खासतौर से नौसेना अगर बात की जाए, जो कोविड के मरीज हैं। एक वक्त अचानक काफ़ी संख्या पे जो नौसैनिक थे वो कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे। एक्चुअली द फैक्ट इज़ दैट महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द रेड जोन्स, so the highest number, as you are aware,
amongst all the states is still in Maharashtra. There was one of the sailors who was infected, who lives in INS Angre. It's a shore depot ship, a base depot ship. And unfortunately, what happened was we immediately had to quarantine. This happened on the 6th of April. And we had to immediately quarantine the entire block as per the norms which is supposed to be followed. And despite the fact that a number of them were asymptomatic, the command went ahead and did the testing. And we realized that some of them had unfortunately infected the virus. And so as we speak, there are about 26 cases who are admitted in INS Ashwini. The entire block continues to remain quarantined and there is no more cases from there now. ऐसा भी कहा जा रहा है कि गल्फ में जो हमारे इंडियंस हैं उनको अगर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपने तैयारी की है, कुछ शिप तैयार किए हैं? वो तो पहला ही दिन से हमारा अबाउट 4 ships पर कमांड जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो भी चाहिए, वेदर इट इज मास्क, वेदर इट इज पीपीईज, वेदर इट इज सैनिटाइजर्स, वो सब लोड करके 4 शिप हमारे IOR रीजन के लिए और हमारे ही कोस्टल रीजन्स और आइलैंड टेरिटरीज के लिए तैयार करके रखे हुए हैं हमने. So this evacuation of personnel is something that the government will look at as and when the Indians need to be evacuated. We have been given a heads up that remain ready. In case of a requirement, we will task you for this. साथ में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है उनको किस तरह की मदद नेवी की तरफ दी जाएगी? बहुत कुछ, क्योंकि हम तैयार है. बिकॉज एज यू आर अवेयर, इंडियन नेवी अभी एक प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बन गया है सबके लिए. हम बहुत कंट्रीज़ के लिए जॉइंट ईज़ पेट्रोल्स करते हैं, बहुत कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स अलोंग द इंडियन इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन करते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी डू विद अदर नेवीज. सो वी आर रेडी, लोडेड अप with medical supplies, we are loaded up with food supplies for help to any of the IOR nations. जो इस वक्त देश में कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए तीनों सेनाएं कुछ उनके सम्मान में करने जा रही हैं. फ्लाई पास की तैयारी है. नौसेना की किस तरह की तैयारी? नौसेना हर नेवल बेस में शिप्स हमारे एंकरेज में जाएंगे. They will illuminate at the time of sunset or say between sunset and 7:30 in the evening. They will light up, they will sound their horn in respect to the corona warriors. We will also fire various pistols, green in color, which is for good health. And there are also plans for dropping flower petals in COVID hospitals where they've been working day in and day out to ensure that the country remains safe. बहुत धन्यवाद. मनजीत नेगी हमारे संवाददाता जी अशोक कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे. नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तैयारियां पूरी हो चुकी हैं ताकि कोरोना वॉरियर्स को अपने ही अंदाज में सेना सलाम कर सके. सम्मान का ये अनुभव जो कल पूरे भारत के कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाला है, वो अनुभव अमेरिका के लोग 29 अप्रैल को ले चुके हैं. उस दिन अमेरिका में मेडिकल वर्कर्स के सम्मान में फाइटर जेट्स ने न्यूयॉर्क के आसमान में फ्लाई पास्ट किया था. शहर की स्काईलाइन पर उड़ान भरते जेट्स को पूरे न्यूयॉर्क ने उत्साह के साथ देखा था. आसमान में अमेरिका सेना के विमान छाए हुए थे. अमेरिकन नेवी के ब्लू एंजल्स और अमेरिकी वायुसेना के थंडरबर्ड आसमान में एक खास फॉर्मेशन में उड़ रहे थे. ये फॉर्मेशन बनाना आसान नहीं होता. आप कॉकपिट के अंदर से आसमान के नजारे दिखाने वाला जो वीडियो देख रहे हैं वो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है. न्यूयॉर्क की तरह फिलाडेल्फिया शहर में भी फ्लाई पास्ट हुआ था. न्यूयॉर्क की हालत बेहद खराब है. वहां लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं. वहां कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड बना दिया है. दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है न्यूयॉर्क शहर. वहां 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 24,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है. अमेरिका में कोरोना से अब भी 11,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. उधर देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ चुका है. अलग अलग राज्यों से मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी. ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि लॉकडाउन में बंद हुई फैक्ट्रियों को रीस्टार्ट करने का मंत्र क्या है? मजदूरों का वापस घर जाना ही इस परिस्थिति का इलाज है या फिर फैक्ट्रियों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उत्पादन शुरू करना ठीक रहेगा? ये बड़े पेचीदा सवाल हैं और इन्हें सिर्फ कागजों और आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता. इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है, जमीनी हकीकत देखनी होती है. मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने लॉकडाउन में कामकाज को रीस्टार्ट करने के सूत्र योग गुरु
रामदेव की फैक्ट्री में जाकर ढूंढे और ये समझने की कोशिश की कि फैक्ट्री में कामकाज को जमीनी स्तर पर कैसे शुरू किया जा सकता है, इसमें किस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं और मजदूर काम करते हुए कोरोना से खुद को कैसे बचा सकते हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। लड़ाई में एक हिस्सा है कि आप किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इसेंशियल चीजें बन रही हैं, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है और जिनको कुछ रियायतें भी दी गई 20 अप्रैल के बाद, उन प्रोडक्शन यूनिट्स पे क्या चल रहा है। तो आज हम स्वामी रामदेव से चर्चा तो करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम पतंजलि के इस फूड पार्क में हैं और आप तो इसेंशियल आइटम्स से लेकर यहाँ पर इम्यूनिटी से लेकर हम कहें तो मेडिकल भी, क्योंकि सैनिटाइजर भी बनता है यहाँ, तो आज आप हमारा टूर कराएंगे यहाँ का। हाँ, हमने पतंजलि और रुचि सोया 2 बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हम चला रहे हैं। यहाँ पर करीब हमारे पास में महीने में 5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसमें घी, तेल से लेकर के हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, बाथिंग सोप्स, जो सैनिटाइजेशन के लिए जितने भी चीज़ें प्रयोग होती हैं। हमने शायद एक दिन ये फैक्ट्री बंद रही होगी पूरे लॉकडाउन के दौरान। हमने सेकंड डे से ही सारे चीज़ों को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम सारे के सारे फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, घी, आटा, तेल और जो भी दाल, चावल, सब कुछ मसाले, तो दूसरे दिन से ही हमने पहले 1/3 कैपेसिटी को चालू किया, फिर हाफ ऑफ फुल प्रोडक्शन पर 24 घंटे यूनिट चलती है। तो हम अंदर चलते हैं। जरूर। इम्यूनिटी के लिए खाया जाता है च्यवनप्राश, पर क्या च्यवनप्राश बनते हुए भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? केंद्र सरकार ने जो कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम रखनी होगी, उन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है? अव्वल ये, और स्वामी जी मैंने च्यवनप्राश आपका हमेशा बनते देखा पतीलों पर, आज मैं देख रही हूँ पतीले पीछे रखे हुए हैं और च्यवनप्राश यहाँ मशीन पर है। श्वेता जी, पहले तो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम बनाए गए उसकी हमने पूरी बुकलेट ही बना रखी है, और ये सारे प्रोटोकॉल करीब 2 लाख लोग पतंजलि रुचि सोया के प्लांटों से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन में सब लोग काम करते हैं, तो सब प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते हैं। जहाँ तक आपने च्यवनप्राश की बात पूछी, तो जो पीछे पतीले रखे, ये पतीले पहले मैं 10 रुपए का उधार में, मतलब किराए पर लाया करता था, और उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे 25 सालों में चीज़ों का ऑटोमाइजेशन किया। अब ये जो च्यवनप्राश बन रहा है, पहले इसको हाथ से घोटा करते थे, मैंने खुद घोटा है, और अब इसका पूरा जो है यांत्रिकीकरण कर दिया गया है। तो कोरोना के समय में बिना छुए, अगर किसी बिना इंसानों के उस तरीके से मशीन का ज्यादा प्रयोग, ये बेहतर है? ये कोरोना के संकट काल में भी, और यदि आप इसको हाइजीन की दृष्टि से भी देखें तो बिना किसी हैंड टच के पूरा पतंजलि का च्यवनप्राश तैयार होता है। और उसके लिए पूरा ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट है, वहां से लेकर के और आगे दूर तक। तो क्योंकि इस समय यद्यपि इसका मेन सीजन तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, लेकिन अभी डिमांड इतनी है कि सारा मार्केट से च्यवनप्राश खत्म हो गया था, इसलिए नया बैच बनाना पड़ रहा है। बोतल तो निकल रहे, इन बोतलों के बीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उनमें सोशल डिस्टेंस उनके हिसाब से है, माने उनमें करीब 1 फीट का फासला रहता है एक एक डब्बे के बीच में। यहाँ करके फिर ये ऑटोमेटिक वहाँ से पूरा च्यवनप्राश तैयार होकर के पाइपलाइन से नीचे आ जा रहा है, और नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पर 1 किलो एक एक डब्बे के अंदर ऑटोमेटिक भरा जाता है। भरने के बाद में फिर ये च्यवनप्राश आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं गर्म गर्म है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं।
और इसके अंदर भरने के बाद में फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन लगाने के बाद में इसको फिर सील कर देते हैं और फिर ये ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाता है पेटी के अंदर। तो कहीं पर भी जो च्यवनप्राश है वो हैंड इसमें टच नहीं होता है, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम है और 100% इसमें हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है। और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ये च्यवनप्राश दे रहे हैं। तो ये सैनिटाइजर का प्लांट है, चूंकि आज की तारीख में सब चाहते हैं कि हाथ स्वच्छ रहें और साफ रहें, तो ये सैनिटाइजर यहाँ पे। लेकिन स्वामी जी, आपने स्टाफ घटाने को लेकर जो सरकार की तरफ से कहा गया वो क्या किया गया है? हमने लगभग 50% यहाँ स्टाफ कर दिया है और 3 शिफ्ट कर दिए और हमने एक भी आदमी को नौकरी से नहीं निकाला है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखा है और लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखा है कि एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कुछ एसेंशियल चीजों के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज, खाने पीने की चीजें अगर उधर भी चलते हैं। शुरू में जब आप लोगों ने एसेंशियल चीजों का प्रोडक्शन ऑन रखा तो क्या आपको सप्लाई में दिक्कत आई थी? शुरू में 2-3 दिन जरूर दिक्कत आई, गेहूं की भी सप्लाई पूरी नहीं हो पाई और ट्रकों की मूवमेंट में भी बहुत दिक्कत आई। तो हमने पीएमओ में भी बात की, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी बात की और 3 दिन के अंदर ही उन चीज़ों को फिर ठीक कर लिया गया। और आज करीब हमारे 1000 से ज़्यादा अपने ट्रक्स हैं पतंजलि के और आटे से लेकर के, दलिया से लेकर के, बेसन से लेकर के, घी, तेल, मसाले सब हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। हमेशा से स्वदेशी का कॉल देते थे और आज जो है वो समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। तो उसमें स्वदेशी एक बार फिर ये बता रहा है कि स्वदेशी अगर रहेगा तो चाहे दुनिया से हमारा संपर्क कटा रहे लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेशी का जो हमने संकल्प इस देश के सामने दिया वो इसी दृष्टि के साथ दिया कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो और इसी आत्मनिर्भरता ने भारत को आज तक इस जंग में मजबूती से खड़ा करके रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। नमस्ते। आगे बढ़ते हुए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करेंगे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन आखिरकार लगभग 3 हफ्ते के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। पिछले कई दिनों से किम जोंग उन के दिखाई न पड़ने से किम की सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा कि किम एक खाद्य बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में आए और फीता काटा। इसके पहले किम जोंग उन को आखिरी बार 12 अप्रैल को एक कार्यक्रम में देखा गया था। इस कार्यक्रम में वो एक फाइटर जेट की उड़ान का जायजा ले रहे थे। पिछले 20 दिनों में किम जोंग को लेकर कई खबरें मीडिया में आईं। लंबे वक्त तक नजर न आने की वजह से दुनिया भर में उनकी सेहत को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थीं। किम के गंभीर रूप से बीमार होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन इस तस्वीर ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं कोरोना ने जहां इंसानों के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है, वहीं कई नदियों और झीलों को नया जीवन भी दिया है। नैनीताल की नैनी झील उनमें से एक है। देखिए 30 दिन में इस झील को कैसे नया जन्म मिला है। लॉकडाउन ने नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई है। वहीं इसकी वजह से कई करिश्मे भी हुए हैं। पर्यटकों की भीड़भाड़ की वजह से प्रसिद्ध नैनी झील, जो न केवल गंदी हो गई थी और जिसका पानी लगातार घट रहा था, वो इतनी साफ हो चुकी है कि सतह पर मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। वहीं पानी का स्तर भी पहले से काफी बढ़ गया है। तो पहले ये था कि ये जो एपिलिनियन है इसमें मछलियां नहीं दिखाई देती थी क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी, और आज आपने स्वयं देखा होगा कि मछलियां जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। नैनी झील न केवल पर्यटन की जान है बल्कि पूरे नैनीताल की लाइफलाइन भी है। इसमें गंदगी के बढ़ने और जलस्तर के कम होने से
दोनों पर ही खतरा बढ़ गया था। अब उसके पुराने रूप में आने से नैनीताल की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। हरे हरे पेड़ों के बीच में जब ये नैनी झील लोगों को देखने को मिलती है तो लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन आज लोग नहीं हैं, मगर उसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन ने होटल मालिकों और होटलों में काम करने वालों की रोजी रोटी के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। पर्यटन पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। कुमाऊं मंडल में लाखों लोगों की नौकरियां अब तक जा चुकी हैं। दिलीप सिंह राठौड़, नैनीताल, आज तक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के बीच महाराष्ट्र से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। यहां पालघर मॉब लिंचिंग केस में शामिल एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस आरोपी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वाड़ा थाने के 43 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इन तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया था। गुजरात जा रहे साधुओं को महाराष्ट्र के पालघर में अफवाह के चलते लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। तब पूरे देश में साधुओं की हत्या पर गम और गुस्सा दोनों थे। मगर इन्हीं तस्वीरों से जुड़ी एक और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। साधुओं पर हमला करने वाली इस भीड़ से पुलिस ने 115 लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर इन 115 लोगों में से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकल आया है। 28 अप्रैल को वाड़ा पुलिस थाने में बंद 55 साल के आरोपी का स्वैब टेस्ट किया गया। पहली रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जैसे ही लिंचिंग के आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली, हड़कंप मच गया, क्योंकि आरोपी 43 लोगों के संपर्क में आया था। 43 लोगों में से 23 वाड़ा थाने के पुलिसकर्मी हैं। सभी 43 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 23 पुलिसकर्मियों समेत 43 लोगों को क्वारंटीन करके उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। मगर परेशानी की बात यह है कि दिव्य वाकीपाड़ा का रहने वाला ये आरोपी एसिम्प्टोमेटिक था, यानी इसमें कोरोना के कोई लक्षण मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अकेले पालघर में ही 170 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। पालघर में कोरोना से 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे हालात में लिंचिंग के आरोपी के संक्रमित मिलने से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और अब खबर जालंधर से। अभी पंजाब के पटियाला में पुलिस वालों पर हमले को 10 दिन ही बीते हैं कि आज एक नया मामला सामने आ गया। जालंधर में एक युवक गाड़ी की बोनट पर लटके पुलिस वाले को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। यह घटना लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान घटी। एक बिगड़ैल लड़के की करतूत हर किसी को हैरान कर गई। कार की बोनट पर एक पुलिसकर्मी लटका हुआ दिखा। बोनट से लटका पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था और कार चला रहा शख्स गाड़ी रोकने की जगह भगाने की फिराक में था। ड्राइवर की करतूत देखकर आसपास के लोग दौड़े, पुलिस वाले भागे, हो हल्ला मचा तो एएसआई को अपनी कार की बोनट पर करीब 50 मीटर तक घसीटने के बाद आरोपी ने कार रोक दी। फौरन ही उसे काबू में कर लिया गया। नाराज पुलिस वालों ने मौके पर ही आरोपी को 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया। कार जब्त कर ली गई। दरअसल लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस टीम ने शहर के मिल्क बार चौक पर काली रंग की अर्टिगा कार को रोकने का इशारा किया। युवक ने कार रोकने की जगह रफ्तार बढ़ा दी और नाके से निकल भागने की कोशिश की। पास खड़े एसआई ने मौका देखकर कार की बोनट पर छलांग लगा दी, लेकिन इसके बावजूद कार सवार नहीं रुका। ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਟਨ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਂਡ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਡ। पुलिस ने आरोपी के साथ ही उसके पिता को भी नामजद किया है। पिता पर कर्फ्यू के दौरान बेटे को कार देने का केस दर्ज किया गया। अभी 10 दिन पहले ही पंजाब के पटियाला में भी लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया था।
और अब एक और वारदात। परमजीत रंगपुरी के साथ मंजीत सहगल, जालंधर, आज तक। लॉकडाउन 3 की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ कई अलग तरह की चुनौतियां राज्यों के सामने। इसी वजह से हमने खबरदार में सबसे पहले आपको दिखाया कि 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज कैसे अपने आगे के प्लान को लेकर अपनी बातें देश के सामने रखी हैं। इसी के साथ खबरदार में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।